नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हम आपके लिए आज लेकर आए अपना हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक क्रिया। क्रिया बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आप देखेंगे कि एग्जाम में सवाल भी काफ़ी आते हैं और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके भेद में या कहीं कन्फ्यूजन छोटा मोटा हो ही जाता है। तो चलिए आज आपको मैं एकदम ये क्रिया बिल्कुल क्लियर करके पढ़ा दूंगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं बचेगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि बेसिक इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर इसके आगे डिटेल पढ़ेंगे। क्रिया क्या चीज है? जिन शब्दों से किसी कर्म के, कर्म क्या हो गया हमारा कार्य, किसी कर्म के होने, करने अथवा किसी प्रक्रिया में होने का बोध हो, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब इसमें हम बताएंगे क्रिया क्या चीज है। तो इसमें क्या कार्य किया जा रहा है? खाना खाने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है, यानी खाने का कार्य किया जा रहा है। तो मेन चीज क्या है? कार्य क्या हो रहा है कि खाया जा रहा है, खाने का कार्य हो रहा है। तो इसमें जो खाता है ये क्या है? हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही रेखा खेल रही है, ठीक, तो इसमें क्रिया क्या होगी? खेलना। जो इसकी क्रिया है वो क्या है? वो क्या कर रही है? वो खेल रही है, यानी खेल क्या हो गया? खेल हमारी यहां पर क्रिया हो गई। वह बंबई गया, गया क्या हो गया? क्रिया हो गई। बंबई जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो गया हमारी क्रिया हो गई। नदी बह रही थी, तो बहना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो जो भी कार्य हो रहा है उसके होने का, करने का या फिर किसी प्रक्रिया में होने का, किसी प्रक्रिया से क्या मतलब है यहां पर कि जहां पर भी हमारा कंटिन्यूअस काम होगा, यानी कार्य अभी चल रहा है, यानी वो प्रक्रिया में है, ना तो वो पूरा हुआ है, वो अभी क्या है? प्रक्रिया में है। तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं हमारा क्रिया का निर्माण कैसे होता है। क्रिया का निर्माण बच्चों होता है धातु से। क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से। धातु क्या होती है? धातु वह मूल शब्द है जिससे क्रियापद का गठन होता है, यानी क्रिया का जो भी हमारा पद है उसका जो मूल रूप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। जैसे लिखना, लिखना क्या है? एक क्रिया है, लिखना हमारी एक क्रिया है। अब हम इसका मूल रूप देखते हैं। इसका मूल रूप क्या है? लिख, लिख इसका मूल रूप है। उसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सा? ना, लिख ना। तो लिख क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया मूल रूप, मूल रूप। अब इस मूल रूप से जो भी शब्द बनेगा हमारा, मूल रूप से जो भी शब्द बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रियापद बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। यानी मूल रूप में जब हम कोई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा क्रिया बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस मूल रूप को हम क्या कहते हैं? इस मूल रूप को ही हम कहते हैं धातु। या तो धातु कह दो या फिर मूल रूप कह दो। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और उस मूल रूप से ही क्या होता है? क्रिया का गठन होता है। जैसे लिखना, पढ़ना, पढ़ना में क्या हो गया? पठ धातु हो गई और ना क्या हो गया हमारा? प्रत्यय हो गया। चलना, सोना, ठीक है, तो ये सारी क्या होगी? धातु होगी। धातु को हम अभी आगे और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हमारा क्रिया का निर्माण किससे होता है? क्रिया का निर्माण हमारा धातु से होता है और धातु को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप कहते हैं। चलिए क्रिया के सामान्य रूप। क्रिया का सामान्य रूप क्या होगा? जब भी मूल धातु में, जब भी धातु में या मूल शब्द जो है क्रिया का, उसमें हम क्या करेंगे? ना प्रत्यय जोड़ेंगे, उससे जो हमारी क्रिया बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया का सामान्य रूप। यानी जो भी धातु शब्द है, जो भी धातु है, उनमें जब ना प्रत्यय जुड़ेगा उससे जो क्रिया बनेगी वो सब क्या होंगी? सामान्य रूप होगा क्रिया का। लिखना, खेलना, पीना, चलना, सोना, खाना, ठीक है, तो जितनी भी क्रिया के धातु रूप में क्या होगा? ना जुड़ेगा, उससे जो क्रिया बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? सामान्य क्रिया या क्रिया का सामान्य रूप। चलिए अब देखते हैं धातु क्या होता है। सबसे मेन चीज इसमें यही है कि धातु क्या होता है। धातु मैंने आपको बताया क्रिया के मूल स्वरूप को धातु कहते हैं, यानी वो मूल शब्द जिससे वो क्रिया बनी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे।
जैसे आ, जा, खा, पी, पढ़, इनसे क्या होगा, इनसे कई सारी क्रियाएं बन सकती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिख। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया धातु रूप या धातु। इससे कौन कौन सी क्रिया बनेगी, देखो, लिखा, आ प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखा बन गया, लिखता, दूसरा क्या बना, लिखता, ता प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखता बन गया, लिखती, ती प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखती बन गया, खू, लिखूं, ऊ जोड़ दिया लिखूंगा, लिखेंगे, लिखी। ठीक है, तो एक धातु रूप से क्या हो सकता है, अलग अलग प्रत्यय जोड़ के कई सारी क्रियाएं बन सकती हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इस धातु रूप का सामान्य रूप बताइए, क्रिया का सामान्य रूप बताइए, तो हम क्या करेंगे, ना जोड़ देंगे। लिखना क्या हो जाएगा, लिखना क्या हो जाएगा, इस क्रिया का सामान्य रूप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। क्रिया के मूल स्वरूप को हम धातु कहते हैं, जो उसका मूल रूप है उसको हम धातु कहेंगे। उसमें अलग अलग प्रत्यय जोड़ के हम अलग अलग क्रियाएं बना देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनको पहचानते कैसे। धातु जो है हमारी मूल धातु, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। मूल धातु आज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त होती है। तो जो भी हमारी मूल धातु होगी उसके आगे जब हम तू लगा देंगे, तू शब्द लगा देंगे, तो वो क्या होगी, आज्ञार्थक रूप में सामने आएगी। जैसे तू खा, तू लिख, अभी हमने मूल रूप देखा था इसका, लिख, खा, लिख, पढ़, ये सब क्या है, मूल रूप है। तू हंस, तू खेल, तू गा, ये क्या होगी, आज्ञा दी जा रही है। भाई किसी को आप कहोगे कि तू गा, ये क्या होगी, आज्ञा हो गई। तो धातु को हम कैसे पहचानेंगे, मूल धातु को, उसके आगे जब हम तू लगा देंगे तो वो एक आज्ञार्थक वाक्य बन जाएगा किसी के लिए भी। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, मूल धातुओं की पहचान करेंगे। जहां पर भी आपसे पूछा जाए, कोई एक आपको वो दी जाए, क्या नाम है, क्रिया, और उसमें आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें मूल धातु बताइए, तो आप मूल धातु कैसे बताएंगे, जो भी आप मूल धातु उसमें ऑप्शन में दे रखी हैं उनके आगे तू लगा के देख लेंगे। अगर तू लगाने के बाद वो आज्ञार्थक शब्द बन रहा है तो वो क्या होगी, वही उसकी मूल धातु होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे मेन चीज जो हमारा इस चैप्टर का है वो क्या है, क्रिया के भेद। देखिए बच्चों, क्रिया के भेद वैसे तो बहुत ही आसान है, दो ही टाइप के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। लेकिन जब सेंटेंस आता है हमारे सामने तो बहुत बारी आप देखेंगे कि सेंटेंस में पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगर सिंपल सेंटेंस दे दे एग्जामिनर तो उसको आप इजीली पहचान लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए तो सकर्मक और अकर्मक में पहचानना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब आप देखिए, मैं आपको बतलाता हूं कि आप बिल्कुल इजीली इनको कैसे पहचान सकते हैं। आप कभी भी अब गलती नहीं करेंगे इसमें सकर्मक और अकर्मक को पहचानने में, है ना। चलिए, अर्थ के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। अब देखिए, आप इनके नाम देखिए, अगर आप इनके नाम देखेंगे ध्यान से तो क्या क्या नाम है, सकर्मक, अकर्मक। ठीक, सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म प्रेजेंट हो, यानी कर्म हो जिस वाक्य में, वहां क्या होगी, सकर्मक क्रिया हो। जब क्रिया के साथ क्या हो, कर्म भी मौजूद हो। ठीक है, अकर्मक क्या होगी, जब क्रिया के साथ कर्म की मौजूदगी की जरूरत ही ना हो। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सकर्मक क्या होगा, जहां पर कर्म, क्रिया के साथ कर्म की जरूरत होगी, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे ना हो। यही इसका सबसे मेन चीज है। कई बार क्या होगा, एग्जाम में जो आपको वाक्य दिया होगा उसमें कर्म नहीं दिया होगा, लेकिन वहां पर कर्म की आवश्यकता हो तो वो क्या होगी, सकर्मक होगी। जिन वाक्यों में कर्म की आवश्यकता ही ना हो उनको हम क्या बोलेंगे, अकर्मक। यानी कर्म की जिनमें आवश्यकता है वो सकर्मक, अब चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे ना हो। जहां पर कर्म की आवश्यकता ही नहीं है वो अकर्मक। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि कर्म क्या होता है। कर्म
होता क्या है, किसी भी वाक्य में आप कर्म किसको बोलेंगे? कर्म होता है बच्चों क्रिया से फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। कर्म कहते हैं। क्रिया से फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि भाई जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्या हो गई? क्रिया। अब जो आप कर रहे हैं वो क्या है? कर्म ही तो कर रहे हैं आप। भाई जो आप कर रहे हैं वो क्या है? वो कर्म ही तो है। होने का जो प्रोसेस है उसको आप बोलेंगे क्रिया, कि भाई किसी कार्य का होने का जो प्रोसेस है वो क्रिया है। अब उस प्रोसेस से जो चीज आपको प्राप्त हो रही है, वो जो प्रोसेस चल रहा है उससे जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है? वो हमारा कर्म है। जैसे हम देखते हैं कि मैं लिखता हूं भाई राम घर जाता है। राम घर जाता है। अब इसमें देखिए क्रिया क्या है? जाना क्रिया है, यानी वो जा रहा है या जा रहा है, जो भी है। जाना क्या हो गई? जा हमारी मेन चीज क्या है? जाना, जा, चलना। ये चीज क्या हो गई? ये हमारी हो गई क्रिया। अब इस जाना क्रिया से, जो हमारी जाने की क्रिया है, इससे फल क्या प्राप्त हो रहा है? इससे फल का क्या आश्रय है कि वो कहां पहुंचेगा? वो घर पहुंचेगा। राम घर जाता है, तो इस जाने का जो फल का आश्रय है वो क्या है? घर जाता है। तो फल क्या मिलेगा एंड में? फल का आश्रय क्या होगा? घर होगा। तो घर क्या हो गया हमारा? कर्म हो गया। और जाना क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। ऐसे ही आप ले लिए कि राकेश फल खाता है, तो फल क्या हो गया? फल कर्म हो गया और खाना क्या हो गया? खाना क्रिया हो गई। तो जब भी शब्द में कर्म मौजूद हो, जब भी शब्द हमारे वाक्य में कर्म मौजूद हो या कर्म की जरूरत हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सकर्मक बोलेंगे। और जिन वाक्यों में कर्म की जरूरत ही नहीं हो उनको हम अकर्मक बोलेंगे। चलिए थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। कि सकर्मक क्रिया होती क्या है? जिस जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि जो हमारा कार्य का फल है वो किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं पड़ रहा। जैसे मोहन ने खाना खाया। अब खाया क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब इस क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? खाने पे। खाने को तो खाया जा रहा है, इसका फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। तो कर्म पे जब फल पड़ेगा तो वो क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। सीता ने पत्र पढ़ा। पढ़ना क्रिया हो गई। क्या चीज पढ़ी? पत्र पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। आप इसको दूसरे तरीके से, एक तरीके से और याद रख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जो हमारा कर्म दिया हुआ है उसकी जगह क्या लगा दें, उसकी जगह क्या लगा दें, क्या शब्द लगा दें और हमारा सेंटेंस बने। यानी क्या लगाने के बाद क्या हो? हमें उसका उत्तर प्राप्त हो रहा हो। क्या का क्या हो रहा हो? उत्तर प्राप्त हो रहा हो। जैसे मैं बोलूं मोहन ने क्या खाया? मोहन ने खाना खाया। सीता ने क्या पढ़ा? सीता ने पत्र पढ़ा। तो इस शब्द की जगह क्या आने पर क्या हो कि हमें उसका उत्तर प्राप्त हो रहा हो। क्या का क्या हो रहा हो? उत्तर प्राप्त हो रहा हो, तो वो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, और भी इसी तरीके से समझना हो तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो भी जब क्रिया हो रही है उस क्रिया का अगर कर्म साथ में दिया हुआ है तो वो होगी सकर्मक क्रिया। उस कर्म को हम कैसे पहचानेंगे? कर्म की जगह क्या लगा दो, शब्द की जगह क्या लगा दो, और उस क्या का अगर हमें आंसर उस वाक्य से मिल रहा है तो वो क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। मोहन ने खाना खाया। मोहन ने क्या खाया? खाना खाया। ठीक है, तो खाना क्या हो गई? हमारी कर्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अनुराग ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा, बच्चे सीरियल देख रहे हैं, इन सब में क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब मैंने आपको बतलाया कि सकर्मक क्रिया में जरूरी नहीं कि कर्म क्या हो, उपस्थित हो ही हो, लेकिन कर्म की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। यही इसका सबसे मेन जो पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, कि आप जब शब्द वाक्य कोई पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि यार इसमें तो कर्म है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ क्रिया दे रखी है और कर्ता दे रखा है, तो आप तुरंत क्या करेंगे? अकर्मक पे साइन लगा देंगे। लेकिन आप इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा कि कुछ वाक्यों में क्या होता है, कर्म उपस्थित नहीं होता परंतु कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। ऐसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे राम पढ़ता है, अब राम पढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही होगा, तो यहां पर मैं बना सकता हूं इसको भाई कि राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। अब क्या की जगह कुछ भी आ सकता है भाई, किताब पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हमें कर्म की आवश्यकता बनी हुई है यहां पे कि राम पढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है, वो कोई तो चीज होगी। तो क्या है, यहां पर कर्म की आवश्यकता बनी हुई है। सुधा खेल रही है, कुछ तो खेल रही होगी, तो जो खेल रही है जो भी गेम वो क्या हो गया? कर्म हो गया। तो जहां पर कर्म की आवश्यकता बनी हो, यानी कर्म उपस्थित नहीं है लेकिन कर्म की आवश्यकता है उस वाक्य में, तो वहां पर क्या होगा? हमारी सकर्मक क्रिया होगी। राम पढ़ता है ना, राम पढ़ता है तो कुछ तो पढ़ता है। अभी इसको मान लीजिए आप सोचेंगे कि सर अकर्मक क्या होगा, फिर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अभी दे देता हूं कि मैं लिख देता हूं कि राम रोता है, राम रोता है। अब राम क्या रोता है? राम रोता है अपने आप में वाक्य, यहां पर क्या है? कर्म की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ क्रिया से ही काम चल जा रहा है कि राम रोता है। तो ये क्या हो गई? ये अकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक और राम पढ़ता है तो यहां पर कर्म की आवश्यकता है। इस सेंटेंस में क्या है? कर्म की आवश्यकता है कि क्या पढ़ता है भाई, ये हमें पता चलना चाहिए। यानी कुछ ना कुछ पढ़ता है, कुछ भी हो सकता है जो चीज, तो कर्म की क्या है? आवश्यकता है। तो ये क्या हो गई? सकर्मक। जहां पर भी कर्म की आवश्यकता नहीं होगी वो क्या हो जाएगी? अकर्मक। तो सकर्मक आप समझ गए, या तो कर्म प्रेजेंट हो यानी कर्म उस वाक्य में मौजूद हो, या फिर कर्म की आवश्यकता बनी हुई हो, उनको हमको दोनों को क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अकर्मक किसको बोलते हैं। जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता और उनके व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी जो भी क्रिया हो रही है उसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। कर्म की ना जरूरत होगी ना कर्म वहां पर होगा, उसको हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, बालक रोता है। अभी ये रोता जो क्रिया है इसकी सीधे जो ये कनेक्ट कर रहा है, किस पे सीधे इसका असर पड़ रहा है? बालक पे ही पड़ रहा है। यहां पर कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है और कर्म मौजूद भी नहीं है। तो ये क्या हो गई? ये हमारी अकर्मक क्रिया हो गई। गेहूं पिस रहा है, पिस रहा है, पिसना क्या हो गई? हमारी क्रिया हो गई। इस क्रिया का सीधा असर किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। तो यहां पर भी ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कर्म प्रेजेंट हो भी सकता है सकर्मक में और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता। अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपको वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कर्म की इसमें आवश्यकता है या नहीं। और कर्म की आवश्यकता का कैसे पता चलेगा आपको? आप क्या शब्द लगा के देख लीजिए। जिस भी शब्द में, जिस भी सेंटेंस में क्या शब्द लगने के बाद, बीच में कहीं पर भी क्या शब्द लगने के बाद अगर वो सेंटेंस सही बन रहा है तो वो क्या होगा? सकर्मक होगा। अब जैसे ये एक सेंटेंस हम ले, बालक रोता है। अब अगर इसमें लगाऊं बालक क्या रोता है, तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। बीच में क्या हो? कर्ता के बाद अगर हम कर्म लगा रहे हैं, कर्ता के बाद में अगर हम क्या शब्द लगा रहे हैं
और हमारा सेंटेंस बन रहा है, हमारा वाक्य सही बन रहा है, तो क्या होगा? सही का मतलब यहाँ पर है अर्थपूर्ण वाक्य बन रहा है। अगर हमारा वाक्य अर्थपूर्ण बन रहा है तो वो क्या होगी? सकर्मक होगी। और अगर अर्थपूर्ण नहीं बन रहा तो वो अकर्मक होगी। बालक रोता है, बालक क्या रोता है? बालक क्या रोता है? अगर मैं लिखूं यहां पर कि बालक क्या रोता है, तो आप देखेंगे कि ये कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य बना ही नहीं, इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं। गेहूं क्या पिस रहे हैं? गेहूं क्या पिस रहे हैं, ये भी क्या है? कोई अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता। ये दोनों क्या हो गए? अकर्मक हो गए। अब मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था कि राम पढ़ता है, इसमें क्या है? कर्म मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या लगा दूं कर्ता के बाद कि राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो ये एक अर्थपूर्ण मेरा वाक्य बन गया। तो जब भी क्या शब्द कर्ता के बाद लगाने के बाद क्या हो? अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए, तो वो क्या होगा? हमारा सकर्मक क्रिया होगी। और कर्ता के बाद क्या लगाने पर अगर हमारा अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन रहा तो वो अकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि कर्ता के बाद अगर आप यहां पर पहले ही क्या लगा देंगे, क्या बालक रोता है, तो ये अर्थपूर्ण बन जाएगा। लेकिन हमें क्या कब लगाना है? क्या लगाना है हमें? कर्ता के बाद। कर्ता के बाद क्या आने पर अगर अर्थपूर्ण वाक्य बन रहा है तो सकर्मक क्रिया है, और कर्ता के बाद अगर क्या आने पर अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ये चीज? चलिए, इसकी आप बहुत सारे सेंटेंस ले लेके उसकी अलग अलग जगह प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए, तीसरी चीज एक और आती है इसमें, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कहां पर होगी? प्रेरणार्थक क्रिया वहां पर होगी जब हम कोई भी कार्य खुद ना करके किसी और से करवाएं, तो वहां क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे मोहन बरखा से पत्र लिखवाता है, यानी कर्ता जो है स्वयं किसी कार्य को ना करके किसी और से उस कार्य को करवा रहा है, किसी अन्य प्राणी से उस कार्य को करवा रहा है, तो वहां क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी ये लिखवाता जो हमारी क्रिया है, ये क्या कौन सी है? ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है कि भाई मोहन ने बरखा को प्रेरणा दी कि पत्र लिखो, तो वहां क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। बहुत ही सिंपल शब्दों में आप याद रखो कि जहां पर भी कर्ता जो है, यहां पे कर्ता कौन है? मोहन ही तो है, मोहन ही तो ये कार्य करवा रहा है। कर्ता किसी भी कार्य को स्वयं ना करके किसी और से करवाएगा, तो वहां जो क्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे। चलिए, अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये वाच्य। इससे भी क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि आपको क्रिया दी होगी, अब पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो क्रिया के वाच्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या होते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बारीकी से समझिएगा। क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान विषय, ठीक, सिर्फ इतने सेंटेंस पे ध्यान दीजिए आप। क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान विषय, यानी क्रिया द्वारा जो हमारा विधान किया गया है, क्रिया द्वारा जो हमारा सेंटेंस बन रहा है, उसमें जो प्रधान विषय है, उसमें जो प्रधान विषय है वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो कर्ता प्रधान हो सकता है, या कर्म प्रधान हो सकता है, या फिर भाव प्रधान हो सकता है। तो जो भी चीज प्रधान होगी वही उसका क्या होगा? वाच्य होगा। तो वाच्य हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं? एक कर्ता के आधार पर वाच्य हो सकता है, एक कर्म के आधार पर, और एक भाव के आधार पर। ठीक है, तो तीन टाइप के हमारे वाच्य होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला देखते हैं कृतवाच्य। नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। कृतवाच्य क्या हुआ? जो कर्ता के आधार पर है। तो कृतवाच्य हमारा हो गया
कर्ता के आधार पर जो हमारा वाच्य होगा उसको हम कृतवाच्य बोलेंगे। होता क्या है अब देखते हैं। चलिए, क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुरूप ही होते हैं। कर्ता ही वाक्य का क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से हमें क्या पता चल रहा हो? वाक्य के उद्देश्य का बोध हो रहा हो, उसे हम कृतवाच्य बोलेंगे। इसमें मेन चीज क्या होगी हमारी? जो कार्य को कर रहा है कर्ता जो है, सारी चीजें उस कर्ता पे ही डिपेंड करेंगी, सारी चीजें उस कर्ता के हिसाब से ही होंगी। उस क्रिया का लिंग भी, उस क्रिया का वचन भी, और जो उसमें हमारा पुरुष कर्ता आ रहा है, पुरुष कर्ता को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमने विशेषण पढ़े थे उसमें जो पुरुषवाचक विशेषण था, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष, उसके हिसाब से भी ये सब चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? ये सब चीजें डिपेंड करेंगी हमारी कर्ता पर। तो कर्ता पर जब सब चीजें डिपेंड करेंगी तो वो क्या होगा? कृतवाच्य होगा। कृतवाच्य में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा क्या? कि उसमें कर्म नहीं होगा। जैसे रमा लिखती है, रमा लिखती है। अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो हमारा वाक्य है, ये जो हमारी क्रिया हो रही है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ कर्ता पे डिपेंड कर रही है। कर्ता से रिलेशन है इसका, बाकी और किसी चीज से रिलेशन नहीं है। अब लिखती है आया तो कैसे आया? रमा क्या है? एक वचन है, स्त्रीलिंग है और अन्य पुरुष है। भाई अगर मैं बोल रहा हूं कि रमा लिखती है तो मैं बोल रहा हूं, किसी और से बोल रहा हूं, और किसके बारे में बोल रहा हूं? रमा के बारे में। तो वो क्या हो गई? जब अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही तो वहां पर क्या हमारा विशेषण है? अन्य पुरुष। तो रमा लिखती है में स्त्रीलिंग, एक वचन और अन्य पुरुष। अब देखते हैं इसकी जो क्रिया है, क्रिया भी बिल्कुल इसके हिसाब से है या नहीं, रमा के हिसाब से। लिखती एक वचन है, ये स्त्रीलिंग है। अगर लिखता होता तो क्या होती? पुरुष हो जाता, यहां पर पुल्लिंग हो जाता। ये क्या हो गया? लिखती क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ये एक वचन है, स्त्रीलिंग है और अन्य पुरुष है। और क्या है? अन्य पुरुष है। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? ये सब चीजें डिपेंड कर रही हैं तीनों की तीनों किस पे? कर्ता पे। तो जब पूरा सेंटेंस हमारा कर्ता पे डिपेंड कर रहा होगा, वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारा कृतवाच्य होगा। यानी उसमें जो हमारी क्रिया यूज हो रही है, क्रिया का लिंग भी, क्रिया का वचन भी और क्रिया का जो अन्य पुरुष आना है या पुरुष कर्ता आना है, वो भी किस पे डिपेंड होगा? कर्ता पे डिपेंड होगा, कर्ता पे निर्भर करेगा। तो वो क्या होगा? कृतवाच्य होगा। इसमें हमारा कर्म उपस्थित नहीं होगा। उसके बाद कर्मवाच्य, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, यानी चीजें किस पे डिपेंड करें? कर्म पे डिपेंड करें, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्मवाच्य बोलेंगे। इसमें क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म होता है और लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। वहां पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया, उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया। अब आप देखोगे कि इसमें कर्ता कौन है? कर्ता तो मैं ही हूं। भाई कर्ता कौन है? मेरे द्वारा, तो कर्ता तो मैं हूं। लेकिन लिखा गया, लिखा और गया, ये दोनों शब्द किसके टाइप से लिखे गए हैं या किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? उपन्यास के ऊपर। यानी इसमें जो क्रिया निर्भर कर रही है वो किस पे कर रही है? कर्म पे डिपेंड कर रही है ना, कर्ता पे नहीं कर रही। वचन भी इसका देख लो आप, एक वचन, बहुवचन, तो एक वचन ही है ये। उपन्यास भी क्या है? एक वचन, ये एक वचन है। ठीक है, इनका लिंग देखे तो उपन्यास क्या है? पुल्लिंग है। तो लिखा गया, ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं? कर्म पर डिपेंड कर रही हैं, कर्ता पर डिपेंड नहीं कर रही। तो जब हमारा ये जो है
क्रिया और इसका लिंग और इसका रूप किस पे डिपेंड करेगा? लिंग और वचन कर्म पर डिपेंड करेगा, तो वहां पर क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कर्मवाच्य का प्रयोग सामान्यतः निम्न स्थितियों में किया जाता है। कर्मवाच्य का प्रयोग कब करते हैं? जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो। क्रिया का कर्ता क्या हो? अज्ञात हो, अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं हो। वहां पर हम अधिकतर क्या करेंगे? कर्मवाच्य का प्रयोग करेंगे। जैसे चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। अब पकड़ा गया किसके द्वारा? किसी ने तो पकड़ा होगा, कोई तो कर्ता होगा इसका, लेकिन कर्ता यहां पर क्या है? नहीं है। तो ये सब किस चीज पे डिपेंड कर गए? कर्म पे डिपेंड कर गए कि चोर पकड़ा गया। तो पूरा सेंटेंस, इसका लिंग भी इसका वचन भी किस पे डिपेंड हो गया? कर्म पे डिपेंड हो गया। आज हुक्म सुनाया जाएगा, हुक्म सुनाया जाएगा, तो ये भी किस पे डिपेंड हो गया? कौन सुनाएगा? कर्ता का पता नहीं है यहाँ पे, सिर्फ किसका पता है? कर्म का पता है। तो जहां पर भी कर्ता का पता ना हो तो वहां क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। और अगर किसी सेंटेंस में कर्ता दिया हुआ भी है और कर्म भी दिया हुआ है तो हमारी क्या होंगी? जो भी क्रिया है उसका लिंग उसका वचन किस पे निर्भर करेगा? कर्म पे निर्भर करेगा। तो जहां पर भी कर्म पे निर्भर हो रहा हो वहां पर कर्मवाच्य होगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? कि इसका उद्देश्य केवल भाव ही जानना है, यानी क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए, किसी टाइप का भी भाव पता चले, वहां पर क्या होगा? भाववाच्य होगा। जैसे भाववाच्य में, छोड़ो इसको, ये देखो, अब मुझसे लिखा नहीं जाता, अब मुझसे लिखा नहीं जाता। यहां पे क्या पता चल रहा है? यहां पे एक भाव पता चल रहा है कि भैया मुझसे लिखा नहीं जाता, मैं थक गया। किसी भी क्रिया के होने का पता नहीं चल रहा, ना किसी कर्म पे डिपेंड कर रही, ना कर्ता पे डिपेंड कर रही क्रिया। यहां पे सिर्फ क्या? एक भाव का पता चल रहा है कि भैया मुझसे लिखा नहीं जाता, अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये सारी क्या चीजें हैं? ये एक भाव का बता रही हैं, क्रिया के प्रमुख भाव को। ये क्रिया के होने को नहीं बता रही, क्रिया को नहीं बता रही, क्रिया के भाव को बता रही हैं सिर्फ, कि भाई क्रिया का भाव क्या है? कि अब इस पे लिखा नहीं जाता, अब इस पे लिखा नहीं जाता, यानी ये बहुत थक गया है, या जो भी चीज है, इसको नींद आ रही है। क्या चीज पता चली हमें? हमें एक भाव का पता चला कि भाई इस पे अब लिखा नहीं जाता। तो जहां पर भी हमें भाव का पता चलेगा वहां पर क्या होगा? भाववाच्य होगा। भाववाच्य में क्रिया सदा अकर्मक होगी, एक वचन पुल्लिंग होगी तथा अन्य पुरुष में प्रयोग की जाती है। ठीक है, भाववाच्य में क्या होगा? क्रिया क्या होगी? सदा अकर्मक क्रिया होगी, एक वचन पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष होगी। ऐसे वाक्यों में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार। तो क्रिया जो है हमारी ना वो कर्ता के अनुसार है कि भाई इनके हिसाब से चले, कि मुझसे, मुझसे के हिसाब से चले, कि इसके हिसाब से ही वचन लगे, इसके हिसाब से ही लिंग लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या है? भाव के हिसाब से भाव को ही प्रकट करेगी। तो जहां पर भी भाव प्रमुख हो वहां पर क्या होगा? भाववाच्य होगा। अब इसके बाद देखिए एक और चीज इसमें बचती है, क्रिया का काल। ये आप मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही सिंपल है। क्रिया का काल तीन होते हैं, कौन कौन से? वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्य काल। सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य। तो क्रिया जब हमारी वर्तमान में हो रही है, चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्तमान काल बोलेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज आती हैं? जाता है, खाता है, जा रही है, खा रही है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? इसमें क्या क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, या फिर रही है, रहा है, रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के जहां पर भी आपको चीजें दिखें वो क्या होगी? वर्तमान काल होगी। प्रेजेंट में जो चीज चल रही है, हो रही है, वो सब क्या है? वर्तमान काल है। भूतकाल क्या होगा? जो चीज हो चुकी है,
जो चीज हो चुकी है प्रेजेंट से पहले, खत्म हो चुकी है, वो क्या होगी? भूतकाल होगी। भविष्यकाल जो फ्यूचर में आने वाला है या जो होने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? भविष्यकाल। जैसे मैं वहां जाऊंगा, तो मैं वहां जाऊंगा का क्या मतलब हुआ? मैं फ्यूचर में ही तो वहां जाऊंगा। मैं वहां गया था, मतलब पास्ट में, भूतकाल में गया था। मैं वहां जाता हूं, मतलब अभी भी जाता हूं। ठीक है, तो इनकी यही पहचान है कि जो चीज वर्तमान प्रेजेंट में चल रही हो उस क्रिया का काल क्या होगा? वर्तमान काल होगा। जो क्रिया पहले हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? भूतकालिक क्रिया बोलेंगे। और जो क्रिया भविष्य में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? भविष्यकालिक क्रिया बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है, कर्ता क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं। आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं जल्दी आपकी इसके लिए नेक्स्ट क्लास कल को लेके आऊंगा, जिसमें हम क्या करेंगे? एग्जाम्स में आए हुए इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, और तैयारी अपनी पूरी जोरों से तैयार रखिए। क्यों? क्योंकि वीडियो का एग्जाम आप जानते हैं बहुत ही जल्दी आने वाला है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी में कोई भी कसर मत छोड़िए, पूरी तैयारी, पूरी मेहनत के साथ एग्जाम दीजिए, और हमारी दुआएं हैं कि आप सभी लोग सिलेक्शन को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।